लाइफ मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक जो कि हर किसी की ज़िंदगी में जुड़ा तो है, लेकिन इसे समझना उतना आसान नहीं है। और इसे समझाने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके पास ना तो एमबीए की डिग्री है और ना ही ऐसी कोई विशेषता कि जिसके दम पर वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो आपको कोर्सेज करवाए जाते हैं, लेकिन उससे बेटर तरीके से कैसे आप अपनी ज़िंदगी में मैनेजमेंट को समझ सकते हैं, उसे समझाने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान आए हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवाऊं आपका नवीन कृष्ण राय जी से। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नवीन जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप मैनेजमेंट सिखाते रहे हैं। ये कैसे? और हमने तो ये भी सुना है कि आप जो है जजेस को, बड़े बड़े ऑफिसर्स को ये सिखाते रहे कि कैसे अनबायस्ड होके अपने डिसीजन या निर्णय लिए जा सकते हैं। दरअसल मैनेजमेंट जो विषय है, इवन साइकोलॉजी भी जो विषय है, ये सब कॉमन सेंस का ही एडवांस वर्जन है। अब जो भी उसके सिद्धांत हैं, कंसेप्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, सामान्य सी ही बात तो है। उन्हीं सामान्य बातों को अलग अलग फिलोसफर्स ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने उसको सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक ढंग से बताया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके, और अलग अलग थ्योरीज बनी। तो ये कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस का ही एडवांस वर्जन है। और जब आप जीवन में अनुभव करते हैं, बहुत ही चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि चीज़ें, घटनाएं कैसे घट रही हैं, हम आप व्यवहार कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कोई व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कब कैसा रिएक्शन उसका था, तो आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं, आपके जहन में ये रहती हैं। तो मुझे लगता है कि चूँकि इतना अनुभव रहा मेरा कि, और इतना मैं ऑब्जर्व करता रहा चीज़ों को, कि उन्हीं की मदद से ये समझ विकसित हो पाई, और मैं बता पा रहा हूँ लोगों को। नवीन जी, लेकिन आपने जैसे कभी मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया और इसके बावजूद आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करवा रहे हैं, या फिर एक तरह से मैनेजमेंट सिखा पा रहे हैं। हर किसी की ज़िंदगी में मैनेजमेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो या फिर कोई भी हो, गृहिणी हो, उनके लिए भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब ये संभव कैसे हो पाया जब आपके पास कोई डिग्री नहीं है? कैसे, कहाँ से सीखा आपने, कहाँ से डेवलप हुई चीज़ें? दरअसल क्या होता है कि जब व्यक्ति के जीवन में अगर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, ठीक है, अच्छा, जिम्मेदारी होती तो सबके जीवन में है, हर व्यक्ति के किसी न किसी तरह की। जब आपको उन जिम्मेदारियों का बोध होने लगता है कि नहीं, आपका भी जीवन है, इसको और बेहतर बनाना है, आपकी आपके माँ माँ बाप हैं, उनका जीवन और बेहतर बनाना है, आपकी बहनें हैं, भाई हैं, पड़ोसी हैं, समाज है, जब वो जिम्मेदारी का बोध आपके अंदर आ जाता है, तब आप चीज़ों को सीखते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेन डिग्री और पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब आप अपना जीवन हर दिन इस तरह बिताने लगते हैं कि जिम्मेदारी के साथ हर चीज़ निभाना, हर चीज़ सीखना, और हर दिन खुद को और खुद के करियर को, खुद के जीवन को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए जब आप चीज़ें करने लगते हैं, तो आप स्वतः ही सीख जाते हैं। जीवन जो है, जीवन और अलग अलग समस्याएं, अलग अलग चुनौतियां जो है आपको सिखा देती हैं, जो कि शायद वो डिग्री में कोई पढ़ाई करके जो आप सीखते, उससे बल्कि ज़्यादा ही गुण तरीके से ये चीज़ें आप सीख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी तरह मैं भी सीख पाया। आपने एक खास किताब भी लिखी है जो हमारे पास है, लाइफ मैनेजमेंट। ये एक किताब नवीन जी ने लिखी है, लाइफ मैनेजमेंट। और इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है इस किताब में और क्या क्या हमें पढ़ने को मिल सकता है, और खासतौर पे पाठकों के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो सीधा उनसे जुड़ी हुई है, जो कि बड़े बड़े मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी नहीं देखने को मिलती। ये दरअसल हुआ यह कि मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला हूँ, बीरपुर गांव है मेरा। तो वहाँ से यात्रा शुरू करके मैं अभी आई एम इंदौर में सीनियर मैनेजर हूँ। जब मैं वहाँ तक पहुँचा, हमारे ढेर सारे कलीग्स थे, अन्य लोगों से बातचीत करते हुए मुझे ये पता चला कि ढेर सारे ऐसे निर्णय जो मैं लेता था, ढेर सारी ऐसी खुद की मेरी स्ट्रेटजीज, मेरी सोच जो थी कि चीज़ें ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए, वो जब उनसे मैं बात किया तो पता चला कि जो मैं
पहले ही सोचता था, पहले ही करता था, वही बातें कुछ साइकोलॉजी की थियरीज, मैनेजमेंट के कंसेप्ट भी वही बात करते हैं, वही बात बताते हैं। तो जब वो बातें मुझे पता चली तो मेरे अपने उन निर्णयों पे, मेरी अपनी उन स्ट्रेटजीज पे मेरा भरोसा बढ़ गया कि हाँ, मैं ठीक काम करता हूँ, ठीक निर्णय लेता हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं तो इतना ब्लेस्ड रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँच गया। मुझसे बहुत मेहनती, मुझसे बहुत काबिल ऐसे भी लोग होंगे समाज में जिनको वैसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली होंगी, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य उन लोगों के प्रति ये है कि मैं जो ये ज्ञान मुझे मिल पाया है ईश्वर के आशीर्वाद से, वो मैं उन तक पहुंचा सकूं। अच्छा, सारी इस तरह की पुस्तकें आमतौर पर अंग्रेजी में होती हैं। अच्छा, कुछ उनका हिंदी में अनुवाद होता है, लेकिन वो अनुवाद उस तरह मूल रूप से चूंकि हिंदी में नहीं लिखी गई होती हैं, तो उसमें उदाहरण वो गांव घर वाले नहीं होते हैं, इसलिए वो जनता कनेक्ट नहीं कर पाती है। तो मैंने ये प्रण लिया कि मैं एक ऐसी पुस्तक लिखूंगा जिसमें गांव घर की कहानियों के माध्यम से वो सिद्धांत, वो कंसेप्ट जो आईएम और हार्वर्ड जैसे बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं, उनको बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस धारणा के साथ, इस इच्छा के साथ, इस उद्देश्य के साथ मैंने इस पुस्तक को लिखा, जिससे कि बेसिकली इस मैनेजमेंट की जो शिक्षा है, इसका लोकतांत्रिकरण किया जा सके। क्योंकि गांव का व्यक्ति जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, वो आईएम और हार्वर्ड जा ही नहीं सकता है, इर्रिस्पेक्टिव की वो कितना टैलेंटेड है, क्योंकि कुछ एजुकेशन सिस्टम है इस तरह का। तो यही मेरा प्रयास है कि वो जो हिंदी भाषी व्यक्ति है, वो भी इन बेसिक बातों को मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की समझ सके और अपने जीवन में उनको उतार करके अच्छे ठीक से निर्णय ले सके, आगे बढ़ सके। अच्छा, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, और जैसे हम बात करते हैं आजकल के युवाओं की बात करते हैं। युवाओं के पास 18-19 साल की एज में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशा से आता है कि जीवन में अब आगे क्या करें, क्योंकि जब तक आपका जीवन का उद्देश्य क्लियर नहीं है, तब तक आप उस दिशा में आगे बढ़ नहीं सकते। तो टारगेट कैसे सेट करें, इस तरह की कुछ चीज़ें आपने बुक्स में रखी होंगी, या फिर युवाओं को बताना चाहें कि कैसे तय करें कि उन्हें करना क्या है जीवन में, हासिल क्या करना चाहते हैं और कैसे उसकी तरफ आगे बढ़ें, थोड़ा सा वो बताइए। मुझे लगता है कि कोई युवा हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उसे अगर यह निर्णय लेना है कि उसे क्या करना है, या किसी भी निर्णय में यस नो का मसला हो, तो उसे एक मुझे लगता है कि ये बड़ा ही अच्छा तरीका हो सकता है कि उसे ये मानना चाहिए कि अभी उससे ईश्वर खुद पूछ रहे हैं कि बालक, बालिका, तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो, और जो तुम बोलोगे वो आज मैं वरदान दूंगा, वो तुम्हें मिल जाएगा। तो इस मसले में क्या है कि उसको कोई एफर्ट नहीं करना है, उसको अपने संसाधन काउंट नहीं करने हैं, उसको चैलेंजेस नहीं सोचने हैं कि और क्या आ सकते हैं, उसको केवल अपनी अंतरात्मा से उसकी क्या इच्छा है उसको सुनना है। तो वो क्या होता है, फिर अपनी जो अंतरात्मा की इच्छा है उससे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। वो फिर वही कहता है कि बस जो है, हे भगवान, हमको ये, हे अल्लाह, हमको ये बनना है, हमको ये मिल जाए। तो वो बात, वो इच्छा जो बिना मेहनत, बिना संसाधन, बिना चुनौतियों के बारे में सोचे जो अंदर से आ रही है, वही वास्तव में आप चाहते हैं। बाकी तो फिर आपको लगता है कि इतना मेहनत नहीं हो पाएगा, उम्र इतनी हो गई है, संसाधन इतने हैं, जिम्मेदारियां इतनी हैं, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे वो, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि ये छोटा वाला ही टारगेट बना लेते हैं। तो टारगेट सेट करने के लिए यही सोचिए कि ईश्वर अगर कहे कि वरदान मांगो, तब क्या मांगोगे, वही आपका असल में टारगेट है। और आपको फिर इन सब चीज़ों का बिना ध्यान दिए अपने एड़ी को टिका करके अपने हिस्से का जोर उसी के लिए लगाना चाहिए। वही आपका गोल है बेसिकली, ऐसा मैं मानता हूँ। टारगेट सेट करते वक्त एक चीज़ और भी जहन में आती है कि मेरे पास संसाधन लिमिटेड हैं, या फिर मेरे साथ ये मजबूरी है कि बहुत सारे लोगों के पास फिनेंशियली दिक्कत भी रहती है, बहुत सारे लोगों के पास फैमिली बैकग्राउंड या फिर फैमिली सपोर्ट सही से नहीं मिल पा रहा। ये जो चैलेंजेस हैं आपको उस टारगेट तक पहुंचने में दिक्कत करते हैं। तो फिर ये जो युवा हैं कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम करें और कैसे इन पे पार पाके अपने टारगेट तक पहुंचे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि बुक्स में
सब कुछ जो है मैनेजमेंट के हिसाब से ही है, और मैनेजमेंट हमें ज़िंदगी का यही सिखाता है कि ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं, ये जो परेशानियां, बाधाएं हैं, ये तो आती रहेंगी, बट इन्हें पार कैसे पाना है, कैसे निर्भीक होकर आगे बढ़ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक नॉर्मल युवा गांव का कैसे वो पहुंच सकता है आईआईएम तक, वो आपको एक जर्नी आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी पारिवारिक स्थिति, फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको पहले तो बहुत लॉजिकल नहीं रहना है जीवन में, बहुत रैशनल नहीं रहना है। आपको लॉजिक पे ध्यान ही नहीं देना है। क्यों? आपको मैनेजमेंट पे ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि गरीब का बेटा अमीर नहीं बन सकता है, क्योंकि इतने उसके पास पैसे हैं तो इतने से वो इतने ऐसा बिजनेस करेगा, तो उसकी लिमिटेशन है। बड़े अमीर का बेटा ही अमीर बनेगा। तो आप तो गरीब हैं, आपके तो पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आप इस लॉजिक से जाएंगे फिर तो आप बन ही नहीं सकते हैं। तो अगर आपकी स्थिति ऐसी है, कमज़ोर है, तो आप लॉजिक मत सोचिए, लॉजिक से मत जाइए, आप बेअंदाज सोचिए। बैठ कर कैसे सोचिए कि एक दिन पूरा नोएडा खरीद लूंगा। वो उत्साह तो अंदर पैदा, वो एग्रेशन तो पैदा हो। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आदमी सब कर सकता है, बस ये है कि उसको लॉजिकल नहीं होना है, उसको अपने वो चुनौतियां ये सब कुछ नहीं ध्यान देना है। वो कोई कहे कि कैसे करोगे, कहो नहीं पता है लेकिन कर डालेंगे, और ऐसे ही लोग कर जाते हैं। वो ज़्यादा लॉजिक वॉजिक सोचने वाले लोग जो है नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपकी स्थिति मजबूत नहीं है तो खुद पे भरोसा करिए, और हार जीत अपनी जगह पे है। मसला ये है कि लड़ाई भीषण होनी चाहिए। ये याद करिए आप, तो आप कहें कि यार जो है लड़े थे बहुत भयंकर तरीके से, बिना नतीजों की परवाह किए ना बगैर। ना नतीजा उतीजा क्या होता है। यहाँ किसी को कोई घर बसाने थोड़ा आया है पृथ्वी पे, सब मारे जाएंगे एक दिन। तो कुल मिलाकर अपने हिस्से की लड़ाई जो है वो भीषण तरीके से लड़िए। बहुत नतीजा और ये सब नहीं, बहुत बड़े गोल बनाएंगे। आदमी कहे कि पगला गए हो, कहे कि हाँ। आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जो अपने लक्ष्य को लेकर के जो पागल हुआ है वही कुछ कर पाया है। क्योंकि आप जब पागल होते हैं ना, तो आपके अंदर वो एग्रेशन आता है। आप जो नॉर्मली आप 10 घंटा पढ़ेंगे या 10 घंटा किसी भी चीज़ को लेकर के मेहनत करेंगे, जब आप बड़े टारगेट से करते हैं तब आप 20 घंटे करते हैं। जब आप नॉर्मल किसी नौकरी के लिए आप ट्राई करते हैं तो आप रिज्यूमे भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब आपके अंदर एग्रेशन होता है तो रिज्यूमे भेजने के अलावा 10 लोगों से आप मिलेंगे। आप जो है उन लोगों को भी अप्रोच कर डालेंगे जिन लोगों को अप्रोच करने में बाकी जनता डर रही होती है, इनसे हम कैसे बात करेंगे। लेकिन चूंकि आपका लक्ष्य इतना बड़ा है कि आपके अंदर एग्रेशन इतना ज़्यादा है, आप निर्भीक हो जाते हैं, आप वो कर डालते हैं। तो पूरा मसला है कि डरना वरना नहीं है, निर्भीक रहिए, इरेशनल रहिए, और मतलब बड़ा लक्ष्य बनाइए और अपने एड़ी को टिका करके पूरा जोर लगाइए। ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसे होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान कुछ लोग ये भी होते हैं कि यार ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये बड़ी दिक्कत आती है। यही शायद ये जो एक डायलॉग है ना, 4 लोग क्या कहेंगे, ये रोक लेते हैं पाँव हर किसी के, बढ़ने नहीं देते आगे। उनसे कैसे पार करें? 4 लोग क्या कहेंगे, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं बहुत अपने गांव घर के शादी विवाह में नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं, वो काफ़ी पहले गुजर गए। तो लोगों से यही अपेक्षा रहती है कि आप भाई आपके घर से कोई तो आएगा, तो मैं हूँ तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं अपनी मम्मी को समझाता हूँ कि मम्मी कहती हैं तू ना जीबो तो तोहरा बिहाव में के आई। तो मैं कहता हूँ मम्मी आ जाएंगे लोग। जब आप मजबूत होते हैं ना, ठीक है, तो चीज़ें आपके पक्ष में होती हैं। ये कटु सत्य है। तो सबसे पहले आप अपनी जो सबसे जो प्राथमिकता वाली चीज़ें हैं ना, उनको ठीक करिए। वो 4 लोग क्या कहेंगे वही। जैसे अभी मैं गांव गया था तो मेरे एक चाचा हैं, वो कहे कि तब नवीन कहाँ काम करत हुआ, हम कहे कि आईआईएम में। तो उनको लगा कि कोई कॉलेज वालेज है, तो कहे कि नहीं बहुत बहुत जीवन में आगे जीवा। हम कहे कैसे चाचा, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आई ये बताने में कि नहीं एक कॉलेज में नौकरी कर रहे हो। फिर वो एक ठो मेरा दोस्त है श्याम, उसका नंबर दिए कि लो भाई श्याम सूरत में कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर हुवन, इनका संपर्क में रहा, वो जहाँ वैकेंसी निकलेला वो जहाँ तारा के नौकरी लगवा दी हन। तो क्या है कि वो 4 लोग क्या कहेंगे ना, जब आप मजबूत हो जाएंगे
कामयाब हो जाएंगे। लोग फिर आपसे ऐसे ऐसे संबंध बताएंगे कि आप हंसेंगे। वो पता नहीं कहाँ से जोड़ लेंगे संबंध कि तू नवीन मेरे बुआ की जो मौसी हैं उनके दामाद के ये साले हैं। इस तरह के वो जो है निकाल लाएंगे। तो चार लोग के बारे में मत करिए, मजबूत बनिए, मजबूत बनिए। यही जो है मतलब कटु सत्य है। बाकी दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आप देख लीजिए चारों तरफ, पूरा मसला है कि मजबूत बनिए। सही बात है, प्रैक्टिकल बात तो कर ही रहे हैं नवीन जी। नवीन जी, आपकी बुक में 2-3 चैप्टर मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, जिसमें एक है कि अपनी पात्रता और काबिलियत में संतुलन बनाए रखें। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे संतुलन बनाएं। मुझे मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं, दोस्त भी नहीं, आसपास आप भी अपने पास आसपास देखेंगे ढेर सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि अरे मैं अगर गाजीपुर का कलेक्टर होता तो मैं ये चीज़ें कर देता। तो भाई यूपीएससी क्यों नहीं दिए? वो जो प्रोफेसर है उनको पढ़ाने नहीं आता है, आप पीएचडी क्यों नहीं किए? आपको ढेर सारे ऐसे काबिल लोग मिल जाएंगे जो वास्तव में काबिल होते हैं, जिनका दिमाग वास्तव में तेज होता है, जो अगर इन सब पदों पे हों तो बहुत बढ़िया काम कर सकें, डिलीवर कर सकें। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि चूंकि दिमाग उनका शार्प होता है तो बहुत तेज इधर उधर भाग रहा होता है, डेविएट हो रहा होता है। कॉलेज में रहेंगे तो जिस समय जो काम करना है वो नहीं करेंगे, कॉलेज में रहेंगे तो इवेंट कराएंगे। मतलब जो बच्चा कॉलेज में इवेंट कराता हो, ठीक है, वो कितना स्मार्ट होगा, कितना कॉन्फिडेंट होगा, उसके अंदर कितनी लीडरशिप स्किल होगी, आप खुद ही सोचिए। वो पढ़ेगा नहीं ठीक से। ऐसा बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन होता है कि वो इवेंट भी कराएगा, पढ़ेगा भी। बैलेंस नाम की चीज़ें मुझे लगता है दुनिया में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कोई एक्सेप्शन जरूर हो सकता है कि वो सब में ऑलराउंडर हो, बट जब दिमाग तेज होता है तो डेविएट होता है, कभी ये करेगा, कभी वो करेगा, कभी वो कर। जितने पॉलिटिशियन टाइप के लोग होते हैं कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, अगर वो कलेक्टर और प्रमुख सचिव बन जाएं तो वो बहुत बढ़िया से चीज़ों को मैनेज कर लें। लेकिन क्या होता है, वो वाइस चांसलर बन जाएं तो, लेकिन क्या होता है कि इन सब पदों के लिए एक पात्रता नाम की चीज़ होती है, कुछ परीक्षाएं होती हैं, कुछ डिग्रियां होती हैं। अक्सर व्यक्ति क्या गलती करता है कि समय रहते उन परीक्षाओं में अपीयर नहीं होता है, पास नहीं करता है, समय रहते वो डिग्री नहीं प्राप्त कर पाता है, और समय निकल जाने के बाद वो रास्ते उसके लिए बंद हो जाते हैं। तो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप बेशक बहुत काबिल हैं, लेकिन आप साथ साथ अपनी पात्रता भी बढ़ाते रहिए। अगर और सिर्फ पात्रता भी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। आप बहुत पात्र हैं, बहुत अच्छे पद पे हैं, लेकिन अगर आप काबिल नहीं हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, तो फिर जो है लोग आपकी शिकायत करेंगे और आप दुखी रहेंगे। तो बेसिकली ये है कि जीवन में पात्रता और काबिलियत ये दोनों पैरेलली बढ़ते रहने चाहिए, और इस सचेत होकर के इसका ध्यान रखना है कि इस यात्रा में कहीं ऐसा ना हो कि पात्रता वाली चीज़ जो है वो रह जाए। पात्रता बड़ी ज़रूरी है, लेकिन साथ में एक चीज़ और भी जहन में आती है कि अगर किसी इंसान के लिए, जैसे स्टूडेंट्स ही हम मान लें, तो स्टूडेंट्स के लिए ये रहते है कि कोई ऐसी बात जब स्टूडेंट्स रखते हैं, जैसे डिग्री की बात है, आपने पात्रता बोली तो मुझे डिग्री याद आई। तो डिग्री ज़रूरी है या स्किल्स ज़रूरी हैं? क्योंकि आजकल बोलते हैं कि स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है, सरकार ही बोलती है स्किल्ड होंगे हमारे स्टूडेंट्स तो हम आगे बढ़ेंगे, डिग्री मैटर नहीं करती। आपको लगता है कि डिग्री आज के दिन एक्सिस्ट करती है कहीं आगे बढ़ने के लिए किसी के लिए? देखिए, मसला ये है कि भाई समाज में बहुत ढेर सारे काबिल लोग हैं मान लीजिए, तो आप कैसे फिल्टर करेंगे कौन ज़्यादा काबिल है? भाई किसी एक व्यक्ति पे तो आप नहीं छोड़ेंगे ना कि भाई आप ही बॉक्स टिक कर दीजिए कि ये काबिल हैं। आखिर कोई तो आधार तो बनाना पड़ेगा ना कि इस आधार पे लेना है। बिना आधार के आप कैसे ले सकते हैं? कुछ तो एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, चाहे वो डिग्री हो, कुछ तो हो भाई। उसी के लिए इंटरव्यू होता है और भी तमाम चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली अब जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, पहले बिरहा गाया जाता था गाँव में, ठीक? पहले के समय में जो ज़्यादा बलशाली होता था वो राजाओं के साथ चलता था, वो सबसे बड़ा योद्धा होता था क्योंकि वो भाला बढ़िया चला लेता, तलवार बढ़िया चला लेता है। उस समय वो चीज़ डिमांड में थी। पहले बिरहा जो गाता था बहुत बड़ा सेलिब्रिटी होता था, बहुत बढ़िया बिरहा गावेलन। आज की डेट में जो बिरहा गाता है वो बड़ा सेलिब्रिटी है? नहीं है। आज की डेट में जो बहुत बलशाली है वो या तो वो WWE टाइप का कुछ लड़ेगा,
उसके लिए भी अलग टाइप की ट्रेनिंग चाहिए है, उसके लिए भी रिसोर्स चाहिए है, या तो फिर बाउंसर बनेगा आज की डेट में। तो बेसिकली आप ये नहीं कह सकते हैं कि चूंकि मेरे पास ये चीज़ है इसलिए मुझे वो चीज़ें मिलनी चाहिए। आपको देखना होगा कि सोसाइटी में डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है, और तो उस हिसाब से आपको, चाहे वो स्किल हो या डिग्री हो, उस हिसाब से आपको वो प्राप्त करना है। और वो डिग्री बेसिकली ये है कि वो फिल्टर वाला मसला है। भाई बीएड ये, तो बीएड क्या है, उसमें टीचर की ट्रेनिंग है। पीएचडी क्या है, वो किसी भी एक विषय में आपको बड़ा रिसर्च आप करते हैं कि भाई उस विषय के जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं उनको आप पढ़ा पाएँ, इसलिए आप पीएचडी करते हैं। तो आप उस डिग्री के मसले को समझिए, उसको आप इग्नोर मत करिए, क्योंकि सोसाइटी में फ़िल्टर करने के लिए कोई तो एक क्राइटेरिया रखा जाएगा ना, उसी के लिए सब क्राइटेरिया हैं। उसको ज़बरदस्ती में आप जो है उस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट मत जाइए, क्योंकि वो नॉर्म्स इस्टेब्लिश्ड हैं, उन्हीं के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, और वो बड़े ही बुद्धिमान लोगों ने बनाया है। उसके साथ ज़बरदस्ती आप अपने करियर के साथ खेल जाएंगे। पहले आप उस स्थिति में पहुंचिए, जब इस डिग्री का मसला ख़त्म करिए, तब जाके स्किल्स को तब जाके स्किल को डेवलप करिए, अभी मत करिए आप। जी बिल्कुल। लाइफ मैनेजमेंट की जो बुक है ये एक्चुअली में ऐसी किताब भी है जो कि आपको एक तरह से डेली लाइफ में जीवन को कैसे जीना है और छोटी छोटी मसले जो आपको नॉर्मली फेस करने पड़ते हैं उसको कैसे सुलझाना है, उसमें भी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। तो इस बुक को हम क्या मानें कि क्या ये मैनेजमेंट की एक किताब भर है, या फिर आपको जीवन को अपने जीवन को आसान तरीके से कैसे जिए, वो जो छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, हमारे आसपास की जो छोटी छोटी घटनाएं जो गांव देहात में होती हैं, वो सब है, क्या है एक्चुअली ये बुक? ये पुस्तक बेसिकली, इसका जैसे सब टाइटल है कि गुमराह और शोषित होने से कैसे बचें। दो ही समस्याएं हैं व्यक्ति के पास। एक ये कि वो खुद को गुमराह करता है, खुद से झूठ बोलता है, वो जो है उसको स्वीकार नहीं करता है, उसकी जो वास्तविकता है उसको वो इग्नोर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्वीकार कर लेगा तो उसे अपराध बोध होगा, उसे आत्मग्लानि होगी। तो इससे, इस अपराध बोध और आत्मग्लानि से बचने के लिए वो खुद से झूठ बोल रहा हो, तो उसको लगता है कि नहीं सब ठीक है। और जब तक उसे पता चलता है तब तक इतना समय नहीं होता है कि फिर से ट्रैक पर आ सके। तो ये किताब आप पढ़ेंगे, इसमें जो कहानियाँ हैं, जो किस्से हैं, उसके माध्यम से आप जो खुद को गुमराह कर रहे होंगे उससे आप बचेंगे, आपको वास्तविकता का एहसास होगा। उससे कैसे बचें, उसके लिए साइकोलॉजी और मैनेजमेंट की थियरीज़ के माध्यम से आपको तरीके बताए गए हैं। और दूसरा कि हम खुद को नहीं गुमराह करते हैं। जैसे आप छोटे दिए हैं तो आपको जलने के लिए एक बड़े दिए के पास जाना होता है, ये दुनिया का नियम है। हम हैं, हमको किसी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना पड़ता है। तो कोई भी जो आपका गॉडफादर होगा उसके पास अगर आपको बताने के लिए 10 रास्ते हैं तो 10 अच्छे रास्ते हैं, बहुत अच्छा व्यक्ति है। उन 10 रास्तों में वो आपको वो रास्ता बताता है जिससे उसका भी कुछ भला हो रहा होता है, उसका भी कुछ सध रहा होता है, उसका भी कोई स्वार्थ सध रहा होता है। तो उसमें अच्छी नीयत से ही वो कर रहा होता है, फिर भी आपका कहीं ना कहीं शोषण हो जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप उसके साथ जाइए, उसके बताए हुए रास्ते पे जाइए, उसकी उंगली पकड़ के जाइए, लेकिन वो जो अंतिम मोड़ आने वाला हो, जहाँ से आपको जहाँ जाना है वहाँ का रास्ता मुड़ रहा हो, डाइवर्जन हो जहाँ पे डाइवर्जन हो, और आपको पता हो कि इसके बाद, और उस पर लिखा हो कि इसके बाद कोई डाइवर्जन नहीं है, अब आपको अगले 100 किलोमीटर तक ऐसे ही जाना होगा। तब आप अपने गॉडफादर को कहिए कि भैया अब हमको इधर से आप जाने दीजिए, मेरी मंजिल इधर को है। तो अगर वो अच्छा व्यक्ति होगा तो खुद ही आपको शुभकामनाएं दे करके कहेगा कि हाँ ठीक है, इतना दूर हम लोग का साथ था, इधर से आप चले जाइए। तो खुद को भी गुमराह करने से बचना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका शोषण न कर ले। तो इन दोनों चीज़ों का एहसास कराने के लिए कहानियों के माध्यम से आपको एहसास होगा। आप किसी न किसी कहानी में आप फिट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि ये तो मेरी कहानी है। तो आपको सबसे पहले तो किताब एहसास कराएगी कि भाई हाँ, मेरे भी साथ ऐसा हो रहा है। और फिर जो अंदर थियरीज़ हैं, सिद्धांत हैं, कंसेप्ट हैं, मॉडल हैं,
उनके माध्यम से आपको ये रास्ता दिखाएगी कि तो ये मसला है, तो इससे अब निकला कैसे जा सकता है, या इस कहानी में जो पात्र था वो निकला कैसे है, और आप विश्वास क्यों करें उस रास्ते पर, उस जो इसमें समाधान दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई एक मैनेजमेंट साइकोलॉजी की थियरी है, कोई कंसेप्ट है, कोई मॉडल है प्रूवन, जिसके माध्यम से वो बात समझाई गई है। तो ये बेसिकली एक लाइफ मैनेजमेंट के लिए हैंडबुक है, जिसके माध्यम से आप जीवन के निर्णय ले सकेंगे। बिल्कुल, दर्शकों से अपील है कि आप पढ़िएगा ज़रूर ये बुक, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये तो आप ही की कहानी है, क्योंकि ये लिखी ही उस अंदाज में गई है और ऐसी आसपास छोटी छोटी कहानियाँ पिरोई गई हैं जो आपको ये एहसास दिलाएंगी कि ये आपने घटते हुए अपने सामने देखी है, या फिर आपने पड़ोस में होते हुए देखी है, या आपने खुद के साथ होते हुए देखी है। तो ज़रूर पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ ये पूरी कॉन्वर्सेशन शेयर करने के लिए। एक और चीज़ मुझे लग रहा है, एक चीज़ मुझे शेयर करना चाहिए, खासतौर पर युवाओं से। 2-3 बातें जो मुझे लगती हैं कि उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो ये कि वो जो भी चाहते हैं हर समय उनके दिमाग में वो खटकना चाहिए, भाई हम ये चाहते हैं, हर समय हर पल, और उनके जीवन के जो भी निर्णय हो, जो भी वो कर रहे हो, वो सुनिश्चित करें कि वो जो चाह रहे हैं उसी दिशा में ये वाली उनकी एक्टिविटी है। सबसे पहली बात। और दूसरी, उनके जीवन का हर निर्णय उस साहस पर आधारित होना चाहिए। व्यक्ति का कोई भी निर्णय भय पर आधारित नहीं होना चाहिए। कोई भी निर्णय इसलिए न ले रहा हो कि उसे डर लग रहा है। हमेशा साहसिक निर्णय व्यक्ति को लेना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि ग्रेटिट्यूड का भाव हमेशा रहना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो उसको ये मान कर चलना चाहिए कि वो प्रारब्ध है। तो इससे 2 फायदे होते हैं कि अगर कुछ बुरा हो रहा होगा तो आप जो है बहुत दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप मान रहे हैं कि प्रारब्ध था। और कुछ बहुत अच्छा होगा तो आपके अंदर एरोगेंस नहीं आएगा, क्योंकि आप ही मानेंगे कि आपने नहीं किया है, ये तो प्रारब्ध ने आपसे कराया है। तो ये 3 बातें मुझे लगता है कि युवाओं को खास तौर पर ध्यान में रखना चाहिए। ये मैं बिल्कुल, ये जो 3 बातें नवीन जी ने बताई, वाकई में एक टारगेट को सेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। हम खासतौर पर युवाओं की बात करें कि कैसे एक निश्चित टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ते हैं, तभी आप उस बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और उसको हासिल करने का क्या तरीका है, ये किताब में भी है और नवीन जी ने भी बताया। आप किताब पढ़िए तो अब आपको कुछ समझ में आएगा कि कैसे आसान तरीके से अपने बड़े टारगेट्स को आप अचीव कर सकते हो, और कैसे अपनी जीवन को एक आसान तरीके से संयमित करके सही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आप तक लगातार इसी तरह के कुछ और मेहमानों के साथ भी मुलाकात करवाते रहेंगे, लेकिन तब तक आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।